हेलो दोस्तों, एसएससी विद सैनी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल प्री 2025 के लिए मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम मॉक टेस्ट को लगाएं, कहां से मॉक टेस्ट लगाएं, जिससे कि हम एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें और हमारे मन में ये फियर ना रहे कि मेरा प्री क्लियर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आप प्री में एक 160 प्लस का स्कोर हासिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये चिंता करने की ज़रूरत है नहीं कि मेरा प्री होगा या नहीं होगा। पूरा मेंस पे आप फोकस कर सकते हैं बिना प्री के रिजल्ट की टेंशन लिए हुए। तो वही स्टूडेंट जिनका स्कोर अभी 130 और 120 के बीच में अटका हुआ है, यहाँ पर 140 तक ही जा रहा है, इससे ऊपर जा नहीं पा रहा है, तो उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, कैसे वो अपना 160 और 170 तक अपना स्कोर ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा अभी सीजीएल 2024 में प्री का स्कोर 172.38 था, 160 मेरा रो स्कोर था। तो वही उसी बेस पर मैं आपको साथ सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपना खुद का स्कोर इम्प्रूव किया था। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मेरा जैसे कि सीजीएल प्री का स्कोर 160 और ये 12 लेवल वाला है, फेज 12 का 160। ये है सी एच एस एल प्री 160, सी पी ओ 163.25 और ये फेज ग्रेजुएशन लेवल का 175। ये बाद में तो 178 हो गया था, 2.5 नंबर का और इंक्रीज हुआ था फाइनल आंसर की में। तो इसी बेस पे मैं आपको देखो 160 एंड 170.38 ये मेरा प्री का स्कोर है। अब यह स्कोर मैं कॉन्स्टेंट 160 प्लस स्कोर कर पा रहा हूँ, तो वो मतलब क्या मेरी स्ट्रेटेजी है जो उसके कारण मैं कॉन्स्टेंटली 160 स्कोर कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही चीज़ है कि हमें मॉक टेस्ट क्यों देना चाहिए। देखो, बिना मॉक टेस्ट दिए हम अपनी प्रिपरेशन को जज नहीं कर सकते कि हम कहाँ तक हैं, अभी कितना पानी में है, कितना बाहर है और कितनी अपनी प्रिपरेशन हो गई है, कितने मेरे नंबर आ सकते हैं। कुछ हैं जो मतलब उनका ये मानना होता है कि एक बार मेरा सिलेबस खत्म होगा, ठीक है, उसके बाद ही मैं प्री के मॉक देने स्टार्ट करूँगा। अभी मतलब एसएससी में प्रॉब्लम ये है कि सिलेबस एक बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है, और बहुत बड़ा सिलेबस है, वो आपका 1 साल 2 साल तक भी सिलेबस खत्म नहीं होगा, तो आप फिर तो मॉक दे नहीं पाओगे और 1 2 3 4 5 ऐसे एसएससी के अटेम्प्ट लगाते रहोगे, उसमें कोई मतलब वाली बात नहीं है। अगर आपने आज एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो आपको आज भी मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, और आप 20-30% अपना सिलेबस कर लेते हैं, उसके बाद आपको रेगुलर मॉक टेस्ट शुरू कर देना चाहिए। अभी तो देखो, प्री के लिए 80 टू 90 डे बचे हुए हैं, जैसे कि अभी मार्च तो लगभग पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है, तो जून जुलाई, तो मार्च खत्म हो चुका है, तो अप्रैल मई जून 3 महीने बचे हुए हैं, मतलब 80-90 डे के लगभग आपके पास है। ठीक है, तो अभी इसी टाइम के अंदर आपको मॉक टेस्ट तो देने ही देने पड़ेंगे। अभी मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो फिर आप 2026 के लिए मॉक टेस्ट दोगे, तो मॉक टेस्ट का तो आपकी प्रिपरेशन में पूरा पूरा है रोल। अगर मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आप गारंटेड 2026 के लिए जा रहे हो, ठीक है। और अब ये बात है कि चलो मॉक टेस्ट देने हैं, पर देने कहाँ से हैं, मॉक टेस्ट लगाऊँ कौन से प्लेटफॉर्म से, ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक तो टेक्स्ट बुक, ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में अच्छे आपको 35-40 मॉक टेस्ट फ्री के मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको पीवाईक्यूज़ वाले मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो पीवाईक्यूज़ वाले मॉक टेस्ट और ये 35 और 40 मॉक टेस्ट ये आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपको वीकली लाइव मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप और मतलब चीज़ ये है कि मॉक टेस्ट तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, पर इसकी जो क्वालिटी है ना मॉक टेस्ट की, वो बहुत अच्छी है। प्री के एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है कि आपको ये नहीं है कि एग्ज़ाम में तो कुछ और लेवल आ रहा है, फिर आप मॉक में और कुछ लेवल फेस कर रहे हो। वही है कि मतलब अगर आपका टेक्स्ट बुक पे मॉक में 150 प्लस लगातार रह रहा है, तो आप एग्ज़ाम में भी 150 श्योरली स्कोर करने वाले हो। तो ये एकदम मतलब एग्ज़ाम लेवल ही है, ठीक है? तो आप इसका पास खरीद सकते हैं और कोड लगाना चाहो तो ये लगा सकते हैं, आपको शायद 10% डिस्काउंट इसका मिलेगा। ठीक है, अब एक प्लेटफॉर्म हो गया टेक्स्ट बुक, जहाँ से कि आप मॉक लगा सकते हैं। अभी एक प्लेटफॉर्म का ये है कि आप एक ही एक प्लेटफॉर्म से मॉक लगा रहे हो, तो आपको थोड़ा वेराइटी नहीं होती मॉक में और आप एक ढांचे में अपने एक स्ट्रक्चर में डल जाते हो, तो उससे क्या है थोड़ा वो बेनिफिशियल नहीं होता। तो इसके लिए आप दूसरा जैसे कि मॉक में वेराइटी लाना चाहते हो, तो आप ओलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अगर आप ओलिव बोर्ड के मॉक में 160 प्लस स्कोर कर रहे हो, 150 प्लस स्कोर कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली फ्री पास करने वाले हो, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। इसका भी आप ये जो एलाइट वाला सब्सक्रिप्शन है ये खरीद सकते हो, क्योंकि इसमें अंदर आपको मॉक मॉक मिलेंगे और पीवाईक्यूज वाले मॉक मिल जाएंगे। तो पीवाईक्यूज वाले तो टेक्स्ट बुक पे भी हैं और ओली बोर्ड पे भी हैं, दोनों जगह से ही मिल जाएंगे। इसका आपका ये करीब 570 रुपये का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा डिस्काउंट लगा के, ठीक है। आप ये
यूज़ कर लेना कोड और फिर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इससे क्या है कि अभी एक तो टेक्स्ट बुक हो गया, प्लस ओलिव बोर्ड हो गया, प्लस ओलिव बोर्ड में एक चीज़ है कि सैटरडे संडे को ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक आता है, जिसमें लगभग अभी तो 1 लाख के करीब स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप जब 1 लाख स्टूडेंट में पार्टिसिपेट करते हो, हर वीक हर 7वें दिन आप 1 लाख स्टूडेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, अपनी रैंक पता कर रहे हो, तब आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो, कितने बाहर हो। क्योंकि ज़्यादा नहीं है, मतलब चाहे 30 लाख फॉर्म भर जाए पर 2-3 लाख से ज़्यादा सीरियस एस्पिरेंट है नहीं। ठीक है, तो आप उनमें अगर आपका रैंक यहाँ पर 10K के करीब आ रहा है, 20K तक जा रहा है, तो आप डेफिनेटली प्री पास करने वाले हो, फिर उस आपको वो चिंता लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो एक आपका लिए टेक्स्ट बुक हो गया, एक ओलिव बोर्ड हो गया। इसके अलावा आप आरबीआई पर भी सैटरडे संडे को लाइव मॉक करते हैं, प्लस वो इन मॉक का अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव सॉल्यूशन करवाते हैं, तो वो आप ये वाला मॉक भी प्रीफर कर सकते हो। तो आप एक वीक में 3 तो ये लाइव मॉक दे सकते हैं कि एक बार टेक्स्ट बुक का दे लिया, एक बार ओलिव बोर्ड का दे दिया, एक बार आरबीआई से दे लिया, और 4 आप वैसे मॉक दे लीजिए कि जो पेड वाले हैं उनमें से। तो कि आप अगर अभी रेगुलर वीक में 7 दिन में 7 मॉक दोगे, तभी आपका जाके इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाएगा कि हाँ, मुझे आधी रात को उठा के भी चाहे मेरा प्री ले लीजिए, मेरा प्री एकदम क्लियर होगा। वो कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर नहीं आ रहा है तो फिर मतलब दिक्कत वाली बात है, क्योंकि 160 प्लस तो आपको स्कोर करना ही करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, तभी जाके आप एश्योर हो पाओगे कि हाँ, मैं मेंस के अंदर बैठने वाला हूँ। ठीक है, और अब जैसे कि कुछ लोग बिगिनर हैं कि मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरे तो 100 नंबर ही आ रहे हैं, मैं कैसे 160 तक पहुंच पाऊंगा। तो उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब मैंने यहाँ से करी थी 110 नंबर। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट मॉक कि मतलब एसएससी का मैंने फर्स्ट मॉक दिया था, उसमें मेरा 1110 था। ठीक है, और ये मेरे स्टार्टिंग के मॉक हैं। ठीक है, ये मतलब मैंने जब 2022 में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी दिसंबर के टाइम पे, नवंबर के टाइम पे, उस टाइम के मॉक हैं। तो उस टाइम पे मेरा यही आ रहा था 100, 128, 109, मतलब बहुत लो चल रहा था कि मतलब नहीं लगता था कि प्री पास हो जाएगा। पर जस्ट 1 से 1.5 महीने की तैयारी के अंदर ही मेरा प्री में 143 स्कोर था। तो एक स्ट्रेटेजी होती है कि हमें कैसे क्या करना है। ठीक है, ये मतलब स्टार्टिंग में देख लीजिए कि नवंबर में तो पूरा स्कोर मेरा एकदम डाउन चल रहा था। पर वो क्या है कि एक बार मॉक दे लिया, ठीक है, मॉक देने के बाद अब आपको क्या है कि उसको एनालाइज करना है कि मॉक को मैंने क्या किया है, मॉक के अंदर किस सब्जेक्ट में मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, कैसे मैं अपने नंबर को इम्प्रूव में करूँ, तो वो सारी चीज़ें एनालाइज करनी है। अब जैसे कि मैंने एक मॉक दे लिया, फिर अब मुझे उसमें ये लग रहा है कि ये जैसे कि इंग्लिश का क्वेश्चन है, अब मुझे ये लग रहा है कि हाँ, ये दोनों चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों पे मुझे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये ईडीएम है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ये जीके का पोर्शन है, इसको मुझे ये इसमें मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, मुझे फिर से करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आप एक मतलब रफ नोटबुक डाल लीजिए, उसमें एक से आप रनिंग हैंड राइटिंग में लिख लीजिए, पर वो आपको नोट करने की ज़रूरत है कि हाँ, एक बार आप अगर चीज़ें को नोट कर लेते हैं ना, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बहुत लॉन्ग टाइम के लिए बैठ जाती हैं कि हाँ, मैंने ये चीज़ पढ़ी थी और मैंने अपने नोटबुक में नोट करी थी, मेरा वो क्वेश्चन गलत हुआ था। वो आगे क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएँ खत्म हो जाती। जैसे कि मुझे मैथ में ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आ रहा था, फिर मैंने इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लिया, एक बार समझ लिया अच्छे से, हाँ ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जैसे कि अभी ये है, ठीक है, तो ये ईडीएम मुझे नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने ये ईडीएम यहाँ पर नोट डाउन कर ली, तो अब आगे मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी जब ये अगली बार फिर से आएगी। ठीक है, अब ये सीवीसी है, सीबीआई है, ये इनकी डेट है, तो ये चीज़ें एक बार आप नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद आपको फिर से करने में दिक्कत आती नहीं है। तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट की बात की। कुछ लोगों को लगता है कि मॉक में मेरा विदिन टाइम मेरा पूरा मॉक कंप्लीट हो नहीं पाता है, कि मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो चीज़ें हैं कि मेरा मॉक में क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। कुछ आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि आप कितने एफिशिएंट हो क्वेश्चंस को करने में, कितनी आपकी स्पीड है। आप मॉक अब ये है कि आप मॉक को ख़त्म ही नहीं कर पा रहे हो, तो वो बात अलग है। तो अगर मॉक ख़त्म भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपको वो चीज़ें पहले करने की ज़रूरत है जो ज़्यादा नंबर की हैं और आप पहले कम टाइम में ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ मैथ में होती है कि अगर आप पहले स मस्त मतलब सबसे पहले मॉक में मैथ को अटेम्प्ट करने बैठ जाओगे और मैथ में 30 मिनट दे दिए, अब लास्ट में आपके पास इंग्लिश के लिए 5 मिनट बचे, तो 5 मिनट तो इंग्लिश अटेम्प्ट कर नहीं सकते। अब आपके इंग्लिश के 10 क्वेश्चन छूट गए। 10 क्वेश्चन छूट गए मतलब आपने 20 नंबर के क्वेश्चन छोड़ दिए, आपके तो नंबर आएँगे जो 180 में से आएँगे। तो वो चीज़ें नहीं है कि अगर 5 मिनट में आपके मैथ के 2 क्वेश्चन करोगे तो इंग्लिश के 10 क्वेश्चन करोगे। अब इन 2 क्वेश्चन का वेटेज है 4 नंबर, इनका वेटेज है 20 नंबर।
ठीक है? तो आपको ये चीज़ पहले डिसाइड करने की ज़रूरत है कि मुझे पहले करना कौन सा सब्जेक्ट है। तो मेरा स्ट्रेटेजी हमेशा से यही रहा है, जो मैंने ऑर्डर लिख रखा है। ठीक है? मेरा रहा है कि मैंने रीजनिंग को दिए 15 मिनट, जीके को दिए 7 मिनट, इंग्लिश को दिए 10 मिनट। ठीक है? अब मैथ के लिए टाइम बचा 27-28 मिनट के करीब। ये एक बहुत अच्छा टाइम होता है, पर अगर मैंने स्टार्टिंग में ही 27-28 मिनट मैथ के लिए दे दिए, तो फिर मेरे लिए ये करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है। तो कुछ लोग पहले जीके और इंग्लिश भी करते हैं, फिर रीजनिंग और फिर मैथ करते हैं। ये भी एक अच्छी अप्रोच है मेरे हिसाब से। ठीक है? तो आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा कि आप पहले मतलब रीजनिंग ज़्यादा मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स रीजनिंग में 17-18 से मिनट से आप ज़्यादा आपको मिनट नहीं लगनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपको रीजनिंग में टाइम लग रहा है तो आपकी रीजनिंग कमज़ोर है, फिर आपको रीजनिंग में प्रैक्टिस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है? रीजनिंग और जीके में 5 से 7 मिनट मैक्सिमम लगनी चाहिए, वही 10 से 12 मिनट इंग्लिश का है। इससे ज़्यादा टाइम आपको इंग्लिश में लगना ही नहीं चाहिए। फिर अगर आपको इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपकी प्रैक्टिस में कमी है, फिर आपको रेगुलर मॉक देख के ही आप ये चीज़ सुधार सकते हो। और मैथ में भी 25 मिनट अगर आपको मिल जाते हैं तो इनफ है। 25 मिनट मैथ में इनफ है। अगर 1-2 क्वेश्चन स्किप भी हो है तो स्किप कर दीजिए। अब इसमें मेन प्रॉब्लम मैथ में आती क्या है कि 25 मिनट में कर क्यों नहीं पाते? अगर ये समझ लीजिए कि पहला क्वेश्चन ईज़ी था, मैंने कर लिया विदिन मिनट। फिर सेकंड क्वेश्चन है, अब सेकंड क्वेश्चन ऐसा आ गया कि वो 5 लाइन का तो क्वेश्चन है, मुझे पढ़ने में ही 3 मिनट लग जाएँगे, तो इस क्वेश्चन को मुझे स्किप करना बहुत वो बेनिफिशियरी रहेगा उस टाइम पे कि मैं उस क्वेश्चन को स्किप कर दूँ। अगर आप उस क्वेश्चन को ईगो पे लोगे और फिर 4-5 मिनट लगा दोगे तो फिर क्या पता कि 20 के बाद ऐसे क्वेश्चन हैं जो विदिन 20 सेकंड में हो जाएँगे। तो पहले आपको वो क्वेश्चन करने की ज़रूरत है जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। ठीक है? अब क्या है कि ये समझ लीजिए कि मैथ का कोई क्वेश्चन है, अब आपने उसको ईगो पे ले लिया और उसको 3 मिनट दे दिए, 4 मिनट दे दिए। अब आपने ये 4 मिनट दे दिए, क्या पता कि इन 4 मिनट में आपको मैथ के अगले वाले 4 क्वेश्चन कर लेते और अब इनको 4 मिनट इधर इस एक क्वेश्चन को दे दिए, इसके कारण ये 4 क्वेश्चन आपके छूट गए। अभी आपने ये 2 नंबर ले तो लिए, 4 मिनट में सही तो कर दिया, पर आपने ये 8 नंबर खो भी तो दिए। इसलिए आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा मॉक देने से पहले कि मुझे क्या करना है, कहाँ से मुझे नंबर लेने हैं। क्योंकि आपका एम ये नहीं होना चाहिए मुझे मैथ में 50 आउट ऑफ 50 करने हैं, ये आपका एम नहीं होना चाहिए। आपका एम होना चाहिए कि मुझे 200 में से 160 नंबर लाने हैं। ठीक है? अब ये 160 नंबर लाने के लिए चाहे मुझे मैथ के 2 क्वेश्चन स्किप करने पड़े, मैं कर दूँगा। ठीक है? टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना किसी बच्चे का खेल तो है नहीं। ये तो डेफ़िनेटली आपको बहुत मतलब एकदम स्ट्रैटेजी इतनी खतरनाक होनी चाहिए कि आपकी हाँ, मैं 60 मिनट में पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँगा। अगर 5-7 क्वेश्चन वो जो है मुझे नहीं आ रहे, वो स्किप भी कर दूँगा। अगर 90 क्वेश्चन भी मैंने किए तो 90 क्वेश्चन में एक तो मेरी एक्यूरेसी होनी चाहिए और मैं मतलब वो क्वेश्चन कर पाऊँ कि अब 90 क्वेश्चन पूरे मेरे वो कर पा रहा हूँ कि मुझे आ रहे हैं। हाँ, और ये है कि जो 10 क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, उन क्वेश्चन में ये नहीं होना चाहिए कि वो आपने क्वेश्चन देखे ही नहीं। ये अगर हो रही है तो वो प्रॉब्लम है। अगर आपको ये 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो वो कोई दिक्कत नहीं है। पर आपने ये क्वेश्चन देखे ही नहीं, आपको यही नहीं पता कि ये 10 क्वेश्चन थे क्या? वो आपके लिए प्रॉब्लम वाली चीज़ है। ठीक है? एक आप देखिए जैसे कि एमएस एक्सेल की शीट है, ये मैं अपनी शीट दिखाता हूँ आपको। एक शीट डाल सकते हैं जिसके अंदर जैसे कि ये मेरी शीट थी, ठीक है? ये मैंने एक शीट बना रखी थी। अब इसके अंदर मैं एंट्री कर रहा हूँ कि जैसे कि 26 नवंबर को मैंने मॉक टेस्ट दिया, फिर उसमें मेरे 145.5 मार्क्स आए। ठीक है? तो आप इस प्रकार से एक पीडीएफ बना लीजिए, उसके अंदर आप अपने मॉक का स्कोर एंटर करते जाएँगे तो आपको एक आइडिया मिलता रहेगा कि हाँ, मैं कहाँ चल रहा हूँ। अब जैसे कि मेरा स्कोर 123, 113 एक टाइम पे बहुत कम स्कोर आ रहा था, ठीक है? पर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा और आप एक टाइम पे बहुत अच्छा स्कोर करने लगोगे। ये ऑलिवुड लाइव मॉक टेस्ट है जो वीकली वाले हैं। एक टाइम पे तो मेरा बहुत कम स्कोर आ रहा था, तो इससे मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हो सकता कि हाँ, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं कैसे सीजीएल निकाल पाऊँगा, मेरे से तो नहीं होगा। वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए दिमाग में। अब जब आप कंटिन्यूअसली संघर्ष करते रहोगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा स्कोर आने लगेगा। अब जैसे कि कुछ जीके में किसी को प्रॉब्लम होती है, एक टाइम था कि जीके में 8.5 नंबर आ रहे हैं, पर वो चीज़ें आप मैटर नहीं करती। आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहोगे, लगातार मॉक देते रहोगे, तो आप एक टाइम पे आएगा कि अब देखो जब मैंने मॉक देना शुरू किया तो मेरा एकदम रेड, रेड, रेड है सब। मतलब 130 पहुँचना भी एक टाइम के लिए मुश्किल हो गया था, ठीक है? पर जब एग्ज़ाम तक आया,
एग्ज़ाम तक पहुँचा और लगातार मैं 150 160 स्कोर कर रहा था। उस टाइम पे मतलब अब कॉन्फिडेंस आ गया कि 160 लगातार स्कोर कर पा रहा हूँ, तो हाँ, कि मैं एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर ले जाऊँगा। मुझे कोई दिक्कत है नहीं प्री में अंदर। तो ये कॉन्फिडेंस आप लगातार मॉक दोगे और मॉक को एनालाइसिस करोगे तब आपके अंदर आएगा। जैसे कि इधर ये मैंने पीवाईक्यूज़ की मॉक लगा रखी है। तो अब पीवाईक्यूज़ के अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करते हैं कि पीवाईक्यूज़ में मेरा रेगुलर 150 160 150 160 स्कोर रह रहा है, 170 तक स्कोर जाने लगा है। तो इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया कि पूरा हाँ, कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मैं आराम से निकाल ले जाऊँगा। तो एक तो आपको ईमानदारी से मॉक टेस्ट देने हैं और फिर ईमानदारी से मॉक टेस्ट दोगे और उन मॉक को आप एक या तो आप नोटबुक में या एमएस एक्सेल में कहीं पे भी रख के उनका और प्रॉपर एनालाइज करोगे ना उनको, तो वो कॉन्फिडेंस का बिल्डिंग का काम करेंगे और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से ही आप कर पाओगे। अब ठीक है, तो उस अब देख लीजिए मेरा मतलब स्टार्टिंग मैंने 100 नंबर से स्टार्टिंग करी, ठीक है, 100 110 से। उसके बाद स्कोर अपने आप इम्प्रूव होने लगेगा जब आप ये सारी चीज़ें अपने आप पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, कॉमन मिस्टेक वही है कि आप एक ही क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हैं, क्वेश्चनों को ईगो पे ले लेते हैं, या फिर आपको प्रॉपर पता नहीं है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करना है। ठीक है, तो ये सारी कॉमन मिस्टेक आप नहीं करना आपको, कि क्वेश्चंस को ईगो पे नहीं लेना है, डिसाइड करना है कि पहले मुझे कौन सा सब्जेक्ट करना है, कितने टाइम में करना है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से डिसाइड करनी है। ठीक है? अब इसके अंदर आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि मतलब ये नहीं है कि मेरे चारों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं, किसी के भी नहीं है वो तो मतलब 1% आधा परसेंट एक्सेप्शन केस है कि 1% स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। पर ये है कि आपको अपने 2 या 3 सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने हैं। जैसे कि मेरा रीज़निंग और मैथ एकदम स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब 100 में से 95 नंबर से ज प्लस ही हमेशा स्कोर होता है। ठीक है? और मेरा जीके और इंग्लिश वीक है थोड़ा, तो मेरा टारगेट हमेशा यही रहेगा कि मुझे जीके और इंग्लिश में मिला के पूरा 60 या 70 तक स्कोर करना है और मैथ और रीजनिंग में 100 आउट ऑफ 100 मेरा टारगेट रहना चाहिए, जिससे कि मेरा स्कोर ओवरऑल स्कोर 160 170 तक चला जाए। ठीक है, अब 60 मिनिमम मैंने बिठा लिया कि मुझे जीके और इंग्लिश में 60 मिनिमम लेने हैं। अब बहुत एक मतलब मेरे अकॉर्डिंग पेपर आ गया तो मेरे 70 भी जा सकते हैं, 80 भी जा सकते हैं, तो मेरा स्कोर 180 तक भी जा सकता है। ये चीज़ें हैं कि मतलब मुझे आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि मेरा कौन-सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि इसमें अब रीज़निंग का एक क्वेश्चन गलत हो गया, मैथ में पूरे-पूरे आ गए। अब इसमें क्या है कि जीके में अच्छा स्कोर आ गया, इंग्लिश में थोड़े 5 नंबर कम रह गए, पर इसमें इंग्लिश में 5 नंबर आ गए, जीके में 5 नंबर कम रह गए। जिससे कि क्या है कि वो चीज़ें बैलेंस आउट करती चलती हैं, ठीक है? वही जैसे कि अब इधर मतलब मेरे मैथ में नंबर थोड़े कम रह गए, पर रीजनिंग ने पूरे पूरे में पूरे आ गए और फिर इंग्लिश में अच्छे नंबर आ गए, तो मेरा स्कोर ओवरऑल फिर अच्छा रह गया। अब इसमें जैसे कि सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए हैं, इंग्लिश में थोड़े कम रह गए, तो और एक ये है कि मैथ में और इनमें पूरे में पूरे नहीं आ पाए, तो भी मतलब इसको इधर फिर जीके ने बैलेंस आउट कर लिया। ठीक है, अब इधर सारे सब्जेक्ट में ही अच्छे नंबर आ गए कि रीजनिंग में भी अच्छे हैं, जीके में भी अच्छे हैं, मैथ में भी अच्छे हैं, इंग्लिश में भी अच्छे हैं, तो फिर वो आपका स्कोर एकदम पीक पे चला जाता है, आप टॉप 1% टॉप 2% स्टूडेंट में आ जाते हैं। आपको मतलब ये एनालाइज़ करना है कि मेरे ये 2 सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग हैं ही हैं। इन 2 सब्जेक्ट में तो मुझे 100 में से 95 प्लस स्कोर करना है। कुछ लोग होते हैं कि उनका इंग्लिश में 1 या 2 क्वेश्चन गलती से गलत हो जाते हैं, वो इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा 45 प्लस स्कोर करते हैं। तो उनकी मैथ वीक है, तो उनको मैथ पे काम करने की ज़रूरत है। इंग्लिश पे फिर उनको इंग्लिश पे तो ये चीज़ है कि हाँ, मुझे इतना स्कोर करना है, तो वो करना ही है। ठीक है, तो आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और एक चीज़ ये है कि स्पीड के चक्कर में अपनी एक्यूरेसी को ख़राब मत कर देना। ठीक है, एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि अगर 90 प्लस एक्यूरेसी मस्ट होनी चाहिए कि आपकी 90% एक्यूरेसी तो होनी ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन तो विद इन टाइम कर दिए, 100 में से 100 कर दिए, पर आपके क्वेश्चन सिर्फ 70 सही है। फिर वो तो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। आप चाहे भले ही क्वेश्चन 2 कम कर दीजिए, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कम कर दीजिए, पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सोच समझ के करिए। एक मतलब मैथ वाले क्वेश्चनों में, रीजनिंग वाले क्वेश्चनों में सिली मिस्टेक किस किस प्रकार से होते हैं कि हम जल्दबाजी करते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन बहुत जल्दी करना है, 20 सेकंड में करना है, 15 सेकंड में करना है, और हम ठीक से क्वेश्चन को देखते नहीं है। कहीं पे क्वेश्चन में नो लगा देता है, कहीं पे और कुछ चीज़ पूछ लेता है, तो वो चीज़ें क्या है कि लास्ट लाइन को हम ठीक से नहीं पढ़ते और वो क्वेश्चन में हम जल्दबाजी में मुझे तो आता है, और ईज़ी क्वेश्चन को जब गलत कर देते हैं ना, तो हम बहुत पीछे चले जाते हैं। क्योंकि वो ईज़ी क्वेश्चन है तो वो 95% स्टूडेंट का सही होगा और 5% का गलत होगा, और हमें वो क्वेश्चन आता है, उसके बावजूद हम वो 5% जो गलत कर रहे हैं उनके अंदर हैं, तो वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। इससे अच्छा है कि हम 2 सेकंड और ले लें, 5 सेकंड और ले लें उस क्वेश्चन को करने के लिए। तो वो क्वेश्चन जब करें तो हम ठीक ही करें उसको अच्छे से पढ़ के।
ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो आपको मॉक टेस्ट ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही देने हैं, जिससे कि आपको पहले अगर आपका 120 130 के करीब स्कोर आ रहा है, तो आपको सबसे पहले तो क्या है कि अपने सिलेबस को एकदम कंप्लीटली बल्क में रिवाइज़ करना है। उसके बाद आप जब रेगुलर कांस्टेंट मॉक दोगे और उसमें अपनी गलतियों को पहचानोगे, उन गलतियों को एक रफ नोटबुक में नोट डाउन करोगे और फिर उनको एनालाइज़ करोगे कि हाँ, मुझे कहाँ पर गलतियाँ हैं, कौन से सब्जेक्ट में मैं ज़्यादा वीक हूँ। एक आपको टाइम मैनेजमेंट करना है कि टाइम मैनेजमेंट कि मैं पहले कौन-सा सब्जेक्ट करूँ, मॉक के अंदर कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन पहले लगाऊँ और फिर कितने टाइम में कौन-सा सब्जेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें और कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं, कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें आप जब करोगे ना, तो आप जितने मतलब आपके पास जितना ज्ञान है अभी, उस ज्ञान के अंदर अगर आपके 120 130 आ रहे हैं ना और सारी चीज़ें टाइम मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के बाद वो अपना आपका स्कोर ऑटोमेटिक 20 प्लस बढ़ जाएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन और आप ऑटोमेटिक करने लग जाओगे क्योंकि वो क्वेश्चन आप या तो सिली मिस्टेक कर रहे हो, सिली मिस्टेक कर रहे हो तो वहाँ पर थोड़ा-सा फ़ोकस करने और 5 सेकंड उस क्वेश्चन को दे दिए तो वो क्वेश्चन आपके सही होने लग जाएँगे। एक आप अगर किसी क्वेश्चन को ईगो में ले रहे हो इसके कारण आपके बाकी के क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं कि आपने मैथ के अंदर 35 मिनट लगा दिए, इसके कारण आपने पूरा जीके का पोर्शन ही स्किप कर दिया। वो चीज़ें आपकी ठीक होने लग जाएँगी तो आपका स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आप डेफ़िनेटली अपना स्कोर 160 170 तक ले जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप मुझे फ़ॉलो करना चाहते हो, अगर टेलीग्राम पे फ़ॉलो करना चाहते हो तो टेलीग्राम की ये आईडी है एसएससी विद सैनी, ठीक है? ये सर्च कर लेना टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ये है ग्रुप, इसके अंदर मेंबर तो कम ही है पर जो है जेन्युइन है। मतलब 6-7 का तो मेंस में सिलेक्शन हुआ है अच्छी-अच्छी रैंक पे एएसओ, सीएसएस, एएसओ, सीएसएस, एएसओ ईडी, एमईए, ठीक है? और ये इंस्टाग्राम है, इस पे तो मैं एक्टिव हूँ नहीं ज़्यादा तो, पर कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। यही सारी चीज़ें थी मेरे पास डिस्कस करने के लिए। तो जो चीज़ें मुझे डिस्कस करनी थी वो मैंने कर ली है। अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, वीडियो को लाइक कर सकते हो और कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हो। आपकी प्रॉब्लम को मैं ज़रूर देखूँगा और रिप्लाई आपको आपके कमेंट का ज़रूर मिलेगा, डेफ़िनेटली मिलेगा और आप टेलीग्राम पे भी मैसेज करते हो तो आपको रिप्लाई तो मिलेगा ही मिलेगा। ये तो मैं आपको एश्योर करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद।